नमस्कार। वक्त हो चला है आप सबकी सेहत के नाम। मैं हूं आंचल वर्मा और आपका स्वागत करती हूं आपकी ही अपने पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हर बार की तरह डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे साथ कई दर्शक जुड़ते हैं, ऐसे ही हमारे साथ एक मदर हैं, वो अपनी बेटे को लेकर के बहुत परेशान है। उनका क्वेश्चन है, नीतू है इनका नाम, हिमाचल से। मेरे बच्चे की एज 18 ईयर्स है, उसको सर में बहुत दर्द रहता है, कभी भी हो जाता है। इलाज कराया तो फैमिली डॉक्टर ने बताया कि मिर्गी का दौरा पड़ता है। मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए मेडिटेशन की विधि जाननी थी कि कैसे ये जल्दी ठीक हो जाए। नीतू जी, जैसे आपने बताया आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को होती है। और इसमें ज़्यादातर सीजर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर, जैसे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना, तो हमारे जो ब्रेन में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और कभी कभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आग लग जाती है या आसपास स्पार्किंग होती है ना। सेम चीज़ हमारी एपिलेप्सी ऐसी चीज़ है कि जो हमारे ब्रेन में ब्रेन सर्किट्स हैं, डिफरेंट तारे हैं, नर्व सारी जगह फैली हुई बॉडी के डिफरेंट अंगों में आती हैं, वो नर्व सारी बॉडी के अंगों से कनेक्टेड रहती हैं। तो वो जब वहाँ पर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्किंग होती है ना, मतलब कुछ भी जो दिमाग ब्रेन में गड़बड़, ब्रेन में, मतलब एक तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी मीन्स वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे होता है। हम सीटी स्कैन कराएं, MRI कराएं, पेट स्कैन कराएं, वो नॉर्मल आता है ना, क्योंकि हम EEG के द्वारा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एपिलेप्सी होने के थोड़ी देर में अगर EEG करें, जैसे हार्ट का ECG करते हैं ना, EKG करते हैं, ऐसे ब्रेन का हम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, तो उसमें वो एबनॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो हम देख सकते हैं। तो हमारे एक तरह का ये शॉर्ट सर्किट है हमारे नर्व फाइबर्स में, और उसकी वजह से हमें दौरा पड़ता है। कुछ इसके दूसरे सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे भारत में स्पेशली एपिलेप्सी, वो जो है ना ट्यूबरक्लोसिस से, लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस से ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। वो जो है ट्यूबरक्लोसिस होकर के वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, उससे फिर शॉर्ट सर्किट होता रहता है। फिर कुछ लोगों को जैसे एक बीमारी होती है सिस्टिक सर्कोसिस होता है, वो कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, वो हमारे पेट से हमारे दिमाग में जा सकते हैं, स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली पिग का जो मीट यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा चांस होते हैं वो कीड़े दिमाग में जाने के, और फिर वहाँ जाकर दिमाग में डिफरेंट जगह डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रेन टिश्यू में, और वहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है। कई बार ब्रेन में ट्यूमर्स भी होते हैं, ब्रेन में गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर, कैंसर की गांठ बन जाती है। 95% केसेस में ये प्राइमरी एपिलेप्सी होती है। प्राइमरी मीन्स कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट शुरू हुआ है अपने आप ही, और जहाँ से ये सीजर अराइज करता है। और ये देखने में आता है 70% जो पेशेंट्स हैं, जो मैंने रिसर्च की थी 1986, 87, 88 में जो रिसर्च की, 89 तक की थी रिसर्च वो मैंने, और उसमें मैंने स्टडी करके पाया था कि हमारे जो और मैं पेशेंट्स लगातार हम एपिलेप्सी क्लिनिक ही चलाते थे हॉस्पिटल में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उसको रन करता था, और मैंने देखा कि उसमें 70% के आसपास तो पेशेंट्स ऐसे होते थे, और यही यंग पेशेंट्स ही आते हैं, 10 साल से लेकर के 8-9 साल के बच्चे भी होते हैं उसमें, 8-9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और यूजुअली 30 साल की उम्र तक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अर्ली एज में ही हो जाता है शुरू। जैसे आपके बच्चे की 18 साल उम्र है, तो वो बच्चों को एपिलेप्सी होती है, और वो जैसे अगर आपका सेकेंडरी कॉज है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करा सकते हैं, सिस्टिक सर्कोसिस का इलाज कर सकते हैं, या और ट्यूमर है तो ट्यूमर निकाल सकते हैं, वो सीजर फिर आने बंद हो सकते हैं। किंतु जो कुछ जो मैंने बताया प्राइमरी एपिलेप्सी होती है, इसेंशियल एपिलेप्सी कहें या इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहें जिसको कहते हैं, तो वो हमारे अंदर से फिजियोलॉजिकल, ब्रेन में कितना भी टेस्ट करो, नज़र कुछ भी नहीं आता, सब नॉर्मल होता है, किंतु EEG उसको पिकअप कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में 70% पेशेंट तो दवाई से रेस्पॉन्ड कर लेते हैं। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन होती है, 1, 2 या 3 दवाई भी देनी पड़ती हैं, उनसे वो कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। फिर हमने जब देखा कि कुछ 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम 3-3, 4-4 दवाई देते हैं एपिलेप्सी की, और ड्रग लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं, ड्रग लेवल्स भी करा के देखें, उनको हम मेजर कर सकते हैं, तो नॉर्मल थे, मतलब जिस डोज में एपिलेप्सी जो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो सप्रेस हो जाना चाहिए था, पर उसके बावजूद तो सप्रेस नहीं होता।
ओके। 30% बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है, या एडल्ट हो तो भी ये सेम समस्या होती है। तो फिर तब मेरे मन में आया कि हम लोग क्यों ना इसको मेडिटेशन करके इसको प्लान करें। एक हमने ऐसे जो बच्चे जिनको मेडिटेशन हम कराया जाए तो उनका क्या रिजल्ट होगा। तो स्टडी में फिर 89 में पब्लिश भी की थी कि रोल ऑफ मेडिटेशन है ना इन एपिलेप्टिक इंट्रैक्टेबल एपिलेप्टिक पेशेंट्स जिनकी एपिलेप्सी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। और फिर हम उनको अपने यहाँ बुलाते थे, ओपीडी से आधा घंटा पहले बुला लेते थे या 1 घंटा भी 45 मिनट्स पहले बुला करके उनको थोड़ा समझाते थे जैसे पेशेंट की दवाई से ठीक नहीं हो रही है एपिलेप्सी। तो फिर उनको हमने देखा, फिर स्टडी किया, EEG किया उनका, उसमें CT स्कैन ही होता था, उसमें हमारे यहाँ तो PET स्कैन नहीं था, तो CT स्कैन करते थे आप ये करता कि उनसे पता लग जाए कि हमारे इसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, इसको सिस्टिक सर्कोसिस तो नहीं है, इसको ट्यूमर तो नहीं है, वो हमें पता लग जाते हैं। सेकेंडरी कॉज रूल आउट कर लेते थे। और उनको फिर हमने देखा कि जैसे हमने मेडिटेशन करना शुरू किया तो ब्रेन की जो एपिलेप्सी में ब्रेन की हाई स्पाइक एंड वेव्स होती हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड ना उनकी वेव्स का एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं। और हमने देखा जब मेडिटेशन कराया गया उनको, और उसके बाद हमने जैसे 1 हफ्ता कराया, 2 हफ्ता कराया, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, फिर 3 महीने के बाद हमने दोबारा हमने EEG करके देखा और हार्ट, तो उसमें देखा गया उनके स्पाइक एंड वेव कम हो गए, अर्थात उनके जो पैटर्न था ना वो ठीक हो गया एपिलेप्सी का। एपिलेप्सी जो आ रहे थे दौरे उनको 4-4 बार दिन में आ रहे हैं, 5-5 बार आ रहे हैं। वो बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना हॉस्पिटल कॉलेज जा सकते हैं, हर जगह खतरा है गिरने का, चोट खाने का, बाथरूम गए तो भी मतलब पेरेंट्स को इतना केयरफुल रहना पड़ता है, वो ना गाड़ी चला सकते हैं ना साइकिल चला सकते हैं, घर से बाहर जाने में ही खतरा होता है ना। और दिन में 5-5, 6-6 बार उनको एपिसोड होते थे दौरा पड़ने के। बाथरूम में नहाते नहाते दौरा पड़ गया। ये 15-16 साल का बच्चा होगा, 20 साल का होगा, तो उसके बाद भी उनको फिर माँ बाप को बहुत अटेंशन रखना पड़ता है कि वो बहुत एक सिचुएशन होती है, उनसे डिप्रेशन हो जाता है, वो अपने अंदर से काफ़ी सारे अटेंशन डेफिसिट्स हो जाते हैं, अपने आप को एकदम हीन भावना आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है बच्चों को। तो हमने तब ये करके देखा तो उससे देखा गया कि उनके जो ना ये फिट्स आने कंट्रोल हो गए। हमें इतना विश्वास नहीं था। फिर हमने EEG का इफेक्ट देखा, EEG ब्रेन की जो करते ना, तो हमने देखा मेडिटेशन कराने से उनके ब्रेन में जो ऑलरेडी उनका जो बीटा प्लस या सुपर बीटा रिदम होती थी वो अल्फा रिदम में, थीटा रिदम में आ जाती थी। और ब्रेन की वेव्स बहुत स्लो हो जाती थी, तो स्पाइक एंड वेव आने बंद हो जाते थे, अर्थात वो एपिलेप्टिक सीजर वो जो था ना, जो मैंने बताया शॉर्ट सर्किट आना ही बंद हो जाता था। तो हमें बहुत सक्सेसफुल इसका रिजल्ट मिला। तो जैसे आपने कहा, आप खुद भी मेडिटेशन करें, क्योंकि यूजुअली मदर्स या पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी आने से मिर्गी के दौरे बहुत अंदर से अनस्टेबल हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, बच्चों से भी इरिटेट होकर व्यवहार करने लगते हैं, जबकि वो तो विक्टिम है। उनसे तो हमें सिंपैथेटिक व्यवहार चलना चाहिए, हमारा एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए कि हमारा बच्चा दुखी है बेचारा बहुत, तो उनसे बहुत अच्छी केयरफुल हम बात करें। पर उनसे दुखी हो जाते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी और डिस्टर्ब होते हैं। माँ बाप के बिहेवियर को देख के बच्चे और ज़्यादा डिस्टर्ब, और ज़्यादा एपिलेप्सी होती है। तो वो भी खुद प्रैक्टिस करें और बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करें, तो देखेंगे उनकी एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाएगी, है ना। वो नॉर्मल हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। उनके ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल करंट का डिस्चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दवाइयाँ भी धीरे धीरे, अगर 3-4 दवाई खा रहे 3 हो जाएंगी, 3 से 2 हो जाएंगी, 2 से 1 हो जाएगी, है ना। और वो फिर अपने नॉर्मल काम करने लायक हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन जो लेते हैं इसका कितना टाइम पीरियड तक लेना पड़ता है? बच्चे को दौरा पड़ रहा है तो 3 साल तक हम उसको, मतलब इफ देयर आर नो सीजर्स, जैसे आज मैंने दवाई शुरू की और 3 साल तक मैंने, जैसे मैं जो पहली बार मैं दवाई दी, सीजर पहले 5 बार 6 बार आ रहे थे, अभी 1 बार आना शुरू हुआ, और फिर मैंने दवाई चालू रखी या डोज थोड़ी बढ़ाई तो मेरे सीजर आने बंद हो गए। अब वो 3 साल का पीरियड कम से कम चाहिए, एपिलेप्सी फ्री पीरियड 3 साल होना चाहिए। 3 साल तक मुझे लगातार दौरा ना पड़े तो हम दवाई बंद कर सकते हैं। तब भी हम स्लोली बंद करते हैं, सडनली जैसे दवाई जो होती है एकदम से, मान लीजिए मैंने आज शाम को पूरी डोज ली है और कल से मैं दवाई बंद, ऐसा नहीं, धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं, वीन ऑफ करना पड़ता है। मान लीजिए मैं 300 मिलीग्राम की दवाई ले रहा हूँ, तो हम पहले इसको 200 मिलीग्राम करते हैं, फिर उसको 100 मिलीग्राम करते हैं, फिर अल्टरनेट डे कर देते हैं और धीरे धीरे दवाई को बाहर कर देते हैं, पेशेंट को दवाई से छुड़वा देते हैं। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, बच्चे क्या मतलब एडल्ट्स भी कह सकते हैं, एडल्ट जब तक तो बच्चे एडल्ट ही हो जाते हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, दवाइयाँ चालू रखनी पड़ती हैं, 5 साल 10 साल भी चालू रखनी पड़ती है, 15 साल भी देनी पड़ती है। हाँ, पर ऐसे बच्चों को तो मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट,
इन सब से बचना चाहिए। इन सब चीज़ें। ग्लेयरिंग लाइट्स, जैसे लाइट चेंजिंग लाइट्स होती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लाइट एपिलेप्सी भी होती है ना, ये जो लाइट से भी एपिलेप्सी हो सकती है। तो उनको थोड़ा से जो भी फैक्टर्स हैं उनसे बचना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमें खाली एपिलेप्सी को तो कंट्रोल करता ही है, डिप्रेशन को भी ठीक कर देता है, एंजाइटी को ठीक करता है, खुशी पैदा करता है जीवन में, है ना। तो बच्चों को डिप्रेशन तो हो ही जाता है यूजली, तो उससे डिप्रेशन खत्म हो जाता है, उनके तो विल पावर आ जाती है। तो हमने देखा अपने बच्चों को वहाँ पे देखा, जब मैं एपिलेप्सी क्लिनिक में देखता था बच्चों के अंदर अब विल पावर आ गई थी, वो कुछ करना चाहते थे, है ना, और फिर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें बच्चे अपने घर में ही काम बिजनेस कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है तो कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको फिर अपने घर में कुछ बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, या कुछ ना, आजकल कुछ और भी प्रोफेशंस हैं जिसमें आप ऐसे बच्चों को रख सकते हैं। तो उनके मैंने देखा अच्छे अच्छे बिजनेस भी लोगों ने किए, और नाउ दे आर लीडिंग गुड क्वालिटी लाइफ। मुझे याद अभी भी कुछ मिलते हैं, कभी कभी तो मिलते हैं तो कहते हैं देखो डॉक्टर साहब, हम जब से हमें एपिलेप्सी थी तब तो हम बहुत परेशान थे, अब हम तो अभी 25-30 साल हो गए हमको, एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया उसके बाद, जब से हमने आपके पास और हम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं तब से। अब मेडिटेशन ही हमारी दवाई है, मेडिकेशन छूट गई है तो हमने वो नहीं छोड़ा जो आपने कहा था इसको कभी मत छोड़ना। तो हम ये रेगुलर करते हैं, विदाउट मिस करते हैं, 4 बजे मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते हैं, शाम को वेंटिलेट आउट करते हैं अपनी बातों को, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, अपनी घड़ी के अनुसार जीते हैं, और खाना भी सात्विक खाना खाते हैं। तो आज मुझे बहुत गर्व होता है इस बात का कि आज उनकी लाइफ इतनी बदल गई है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन जो है हर चीज़ का इलाज रहता है, मेडिटेशन अगर मेडिटेशन कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं सब जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर कुछ सीवियर डिप्रेशन है, एंडोजेनस डिप्रेशन जिसे कहते हैं, हाँ जी, मेजर डिप्रेशन है, तो उसमें हम मेडिटेशन नहीं सिखाते नहीं हैं, कर सकते, क्योंकि बच्चे को इंसाइट, जो भी जिसको डिप्रेशन है उसको इंसाइट खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। माइनर डिप्रेशन में हम मेडिटेशन सिखा सकते हैं। तो सीवियर डिप्रेशन जब होता है तो उनको साइकेट्रिस्ट के द्वारा इलाज कराते हैं, उनकी जो मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। आजकल नए एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए हैं, वो उसको काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, तो उससे थॉट स्पीड कम हो जाती है, और जब वो थॉट स्पीड मैनेजेबल हो जाती है, उनको इंसाइट आ जाती है, तब मेडिटेशन को मदद करता है। तो ऐसे डिप्रेशन में जब उनको इस तरह की कंडीशन हो जाती है, उस समय पेरेंट्स को, साथियों को, रिलेटिव्स को बहुत ही ज़्यादा उनको मेडिटेशन करना चाहिए, और ताकि उनके बिहेवियर को टॉलरेट कर सकें, उनको करंट दे सकें, उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट, घर में एक अच्छा वायुमंडल बना सकें जिसमें हीलिंग वायुमंडल हो। नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्चे दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे घर का वायुमंडल बहुत ही ख़राब हो जाता है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में भी हम मेडिटेशन सिखाते नहीं हैं, वहाँ से नुकसान हो सकता है। उसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी और विजुअल, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें फिर उनको और नुकसान हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे बाहर आने लगते हैं उसके द्वारा, तो फिर उनको आगे बताया जा सकता है फर्दर। डॉक्टर साहब, ऐसे हमारे साथ एक दर्शक हैं, ये हिमानी है, इनका पूछना है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, क्या मुझे उनको लेक्चर देना चाहिए या उन पर गुस्सा करना चाहिए, या सिर्फ उनको उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए? ये ऐसी सिचुएशन में है कि उनके फ्रेंड्स जो हैं इनके सामने खा रहे हैं, तो क्या उस टाइम वो कैसा रिएक्ट करें? क्या उनको लेक्चर दे या गुस्सा करें, क्या करें? हिमानी, देखिए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपनी हैबिट्स, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ, यू कैन नॉट चेंज अदर्स। ये सिंपल सी बात आपको फार्मूला जीवन में अपनाना पड़ेगा। आप खुद को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं आप अपने आप को डैमेज करते हैं ना। अगर वो विलिंग है सीखने के लिए, जानने के लिए, तो आपको उनको प्यार से मूड देख करके उनको कुछ बात बता सकते हैं। क्योंकि तो आप लेक्चर करेंगे तो उससे फ़ायदा ही नहीं होगा, नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपसे ज़्यादा इरिटेट होंगे। तो इसलिए आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा जाता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपने आप समझें, और जब मौका लगे तो उनको बताइए कि नॉनवेज खाने से क्या नुकसान होते हैं और वेजिटेरियन भोजन खाने से। क्योंकि आज भारत में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो शाकाहारी लोग होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो भी सक्सेसफुल होते हैं। हमारे कितने सारे बॉलर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, वो वेजिटेरियन थे।
हमारे कितने सारे पहलवान रहे जो कि जिन्होंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं है। वो वेजिटेरियन बन के भी वर्ल्ड के चैंपियन बने। सैंपल बने हमारे सभी के, हाँ। हॉकी प्लेयर्स कितने अच्छे थे जो मतलब वो नॉनवेज खाते ही नहीं थे, वैसे कुछ काफ़ी सारे। तो हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर्स, स्पेशली ब्रह्मा कुमारीज में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे मतलब वो नेशनल चैम्पियन भी बने हुए हैं, और हमारी जो लोकल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी वो काफ़ी सारे उनको अवार्ड्स मिलते हैं। वो भी मतलब सिर्फ वेजिटेरियन फूड खा करके ही अपनी बॉडी को बिल्ड कर लेते हैं। तो आई थिंक इट इज़ नॉट दी एनिमल प्रोटीन्स विच आर इम्पॉर्टेंट। और डेफिनेटली हिंसा है, जब जानवरों को मारते हैं जानवर तो डरा होता है और उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, उसको मारेंगे तो हार्मोन तो निकलेंगे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, तनाव वाले, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और दूसरे हार्मोन निकलते हैं जो उसके मसल्स पे चिपक जाते हैं। नेचुरली ब्लड में आएंगे और ब्लड से फिर मसल्स पे चिपक जाएंगे, और ऑर्गन्स में लीवर है, जो किडनी है, जो भी उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा हो जाते हैं। और जब हम खाते हैं उनको तो हमको ऑटोमेटिक क्या पैदा होगा? फियर पैदा होगा, एंजाइटी पैदा होगी, एंगर पैदा होगा। तो हम ऑटोमेटिक क्या खा रहे हैं? एक्चुअली हम गुस्सा, चिंता और उदासी खा रहे हैं। तो हमें एक्चुअली ध्यान रखना है कि हमें ऐसा हम खुद ना खाएं और हम खुद भी ऐसा बिहेव रखें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, आपके आसपास एक ऐसा आभामंडल का निर्माण हो जाता है, ऑरा का निर्माण हो जाता है, एक दिव्य ऑरा बन जाता है आपके आसपास। और उस जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप सात्विक भोजन खाएंगे, उतना ही आपके आसपास आभामंडल बढ़ता जाता है। और जब वो व्यक्ति आपके सामने आएंगे, आपके पास आके बैठेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। इसलिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपके व्यवहार को देखते, आपकी मधुरता, सरलता, पवित्रता, संतुष्टता, शीतमुक्ता, सहनशीलता को देख करके उनका भी दिल करेगा कि हम भी बदलें। वो आपसे पूछेंगे हम क्या करें, आप इतना शांत कैसे रहते हैं, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? तो आप जब पूछे तो आपको थोड़ा सा बता सकते हैं, मैं ऐसा भोजन करती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा करता हूँ। तो उनको आपको देख के परिवर्तन करने की भावना पैदा हो। आई थिंक आप किसी को लेक्चर ना करें, कि तो अगर कोई पूछता है तब क्योंकि लोग अपने स्पेशली परिवार के लोगों को या अपने क्लोज फ्रेंड्स को भाषण से नहीं बदल सकते हैं, अपने गुणों से बदल सकते हैं, अपने कर्मों से बदल सकते हैं। भाषण से तो क्योंकि आपको जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो भाषण से कोई नहीं सुधरेगा। बिल्कुल। तो आपके कर्म उनको, पहले आप खाते, मान लीजिए आप पहले खाते थे, आपका व्यवहार बहुत खराब था, है ना? जब से आपने छोड़ा और तब से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। पहले भी उनके साथ आप पहले उनके साथ खाते थे, आपका व्यवहार कैसा था, और आपका व्यवहार बदल गया, प्रैक्टिकली चेंज हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, चलन आपकी बदल गई, कर्म आपके बदल गए। तो उनको देख के प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने आप को ऐसा बनाएं। फिर वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल, और बिना सुने भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए अटेंशन रखें कि हमें किसी को सिखाने की बजाय पहले खुद उसके एम्बॉडीमेंट बने, उसकी मूर्त बने, है ना, और फिर उससे हम लोगों को सिखाएं। जब हम लोग खुद को चेंज करने में लग जाते हैं तो लोगों के पास वो वाइब्स जाती हैं, वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन जाती हैं, वो डेफिनेटली फिर वो सोचते हैं कि नहीं ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए करके। जैसे सूरज, मैंने बताया सूरज, जैसे सूरज कभी बोलता है क्या? नहीं। ये सामने बल्ब जल रहा है, बल्ब बोल रहा है कि लाइट जाओ, इनके पास लाइट जाओ। जल रहा है तो वो लाइट पहुंच रही है ना, सूरज के जब आप सूरज के समान बन जाए, यू बिकम लाइक ए सन, यू बिकम लाइक ए सर्च लाइट। तो आपकी वो लाइट, गुणों की लाइट, वो आपको दूसरे तक ऑटोमेटिक पहुंचती है, आपकी शक्ति दूसरे तक पहुंचेगी ही। बिल्कुल। इसलिए आप इस बात की, मैं समझता, मैं कभी किसी को भाषण नहीं करता हूँ, तो मैं अपने गुणों से ही लोग बदलते हैं। सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है कि खाने बैठे और इनका लेक्चर शुरू। तो हम लोग, जैसे मैं अपने कमरे में ओपीडी में आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट बैठता हूँ, हाँ जी, या मेरा चैम्बर है जो हॉस्पिटल में, अब जैसे अगर मैं शांत रहता हूँ तो मेरे कमरे में शांति के वाइब्स होते हैं और पीस के वाइब्रेशंस होते हैं। लोगों को अच्छा लगता है मेरे कमरे में आके। कई लोग तक ऐसे ही आके जाएंगे, हम एक्चुअली 1 मिनट आपके पास आए ना तो हम शांति महसूस करके जा रहे हैं। तो वो आपके वाइब्रेशन डेफिनेटली, और खाली ना आपके कमरे में महसूस होते, दूसरों को भी आसपास आते हैं तो उनको भी कमरे के बाहर भी महसूस होते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वन शुड डू। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने जो बेशकीमती अपना समय निकाल के हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।